हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्गास एकेडमी। आज हम अपने क्लास 9th का पार्ट 2 क्लास 9th का जो है क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, सोशल साइंस की, इसका हमारा ये सेकंड वीडियो है, ये पार्ट 2 है ना। अब इस वीडियो में जो पहले हमने जाना कि इलेक्शंस ज़रूरी है और इलेक्शंस के हेल्प से हम रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं एरिया से, और उस रिप्रेजेंटेटिव को फिर हम जो है सेलेक्ट करके लोकसभा में जो है या विधानसभा में, अगर हम स्टेट की बात करें तो वहाँ पे हम भेजते हैं उसको। और डिटेल में हम इलेक्शन प्रोसेस को, है ना, और पूरी जर्नी को, हमारे राइट्स को, किस किस प्रकार के राइट्स होते हैं, किस किस तरीके से चीज़ें होती हैं राइट्स में, किस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस होता है, किस तरीके से वोटर लिस्ट डिसाइड की जाती है, किस तरीके से, और भी न्यूमरस चीज़ें हैं जो हम जिस तरीके से अपना लेक्चर जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो विल गेट अ नो हाउ कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एनसीईआरटी में दी हुई हैं क्लास 9th के, जिसको आपके यूपीएससी के या स्टेट पीएससी के हिसाब से हमको तैयार करना है। इसमें जो भी मैटर्स हैं, सारा मैटर इस स्लाइड्स का जो इस वीडियो में है, वो सारा मैटर एनसीईआरटी से लिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? क्या ज़रूरत है इलेक्शन की, है ना, इलेक्शन की नीड क्या है? तो जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है गवर्नमेंट, है ना। इलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है हमारा अपना वोटिंग पावर, पावर ऑफ वोटिंग, है ना। हमारे दिमाग में आता है हमारे एरिया का रिप्रेजेंटेटिव। तो इलेक्शन इज समथिंग जो हमको बहुत सी चीजें दिमाग में, जैसे कि सरकार, गवर्नमेंट, हमारी वोटिंग राइट्स, जो हमारी पावर है वोटिंग की, हमारे एरिया से जो खड़े हो रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव, जिनको पब्लिक का सपोर्ट है, उस रिप्रेजेंटेटिव, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इलेक्शंस में। और हर किसी का एक अपना रोल होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे उस एरिया में जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हो जो कि चुनाव में खड़े हो रहे हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं इलेक्शंस जो हैं वो किसी भी डेमोक्रेसी में एक रेगुलर इंटरवल पे जो है कंडक्ट होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हर 5 साल में, है ना, एक टर्म पूरा हो जाता है लोकसभा का, विधानसभा का 5 साल में। उससे पहले भी असेंबली डिसॉल्व हो सकती है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में देखेंगे क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना। तो 5 साल का एक टेन्योर होता है एक सरकार का, और डेमोक्रेसी में एक रेगुलर इंटरवल पे ये इलेक्शन प्रोसेस, है ना, ये इलेक्शन जो होता है ये रिपीट होता रहता है ना। ये प्रोसेस, ये साइकिल जो है वो चलती रहती है हर 5 साल में हमारे देश में, है ना। रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस इफ ऑल पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस। इसमें हमको ये कह रही है एनसीईआरटी कि अगर हमको ये रिप्रेजेंटेटिव वाला जो चीज़ है वो नहीं चाहिए तो एक और सोल्यूशन है। क्या है सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है कि मान लीजिए कि हम 130 करोड़ हैं, मान लीजिए, है ना। अगर एरिया वाइज हर कोई एक साथ बैठ सके, मीटिंग अटेंड कर सके, एरिया वाइज ही सही, है ना, एक मीटिंग हो जाए, इसमें हम लोग डिसीजंस ले लें, क्या डिसीजन है, क्या डिसाइडिंग फैक्टर है, ये तय कर लें, जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है वो तय कर लें। अब इसमें क्या है कि जो पब्लिक है उसको खुद से पूरा नो हाउ होना चाहिए। भाई नो हाउ होगा तभी तो डिसीजन लेंगे। अगर पब्लिक है हमारी और सारी 130 करोड़ की पब्लिक एक्सपर्ट हो जाए तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल। हर आदमी हर दिन डिसीजंस, गवर्नमेंट के डिसीजंस लेने के लिए, देश के डिसीजन लेने के लिए नहीं मिल सकता है। वो एक बहुत हिडियस जॉब है जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है हर चीज़ के लिए। ये चीज़
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। और हमारी तो 130 करोड़ प्लस की कम्युनिटी है ना, तो हम एकदम नहीं कर सकते हैं। नॉर इट इज़ पॉसिबल कि जो भी आदमी हो सबके पास समय हो, सबके पास नॉलेज हो कि वो सारे डिसीजंस हैं जो भी मैटर्स पे, सारे मैटर्स पे अपना डिसीजन ले पाए, है ना। इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी यही फॉलो होता है कि रिप्रेजेंटेटिव होता है, हर एरिया का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है ना, उनकी वॉइस बनता है, उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो हर डेमोक्रेसी में जो पब्लिक होती है वो मोस्टली रिप्रेजेंट होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, और वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का पार्ट होता है। अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। हर एक इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए रिप्रेजेंटेटिव हो गया, फिर उसके बाद रेगुलर इलेक्शंस जो हैं वो रेगुलरली टेक प्लेस करते हैं डेमोक्रेसी में। तो रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होंगे, और रेगुलर इंटरवल पे जब इलेक्शन होंगे और रिप्रेजेंटेटिव अगर काम नहीं कर रहा है तो वी हैव द पावर टू चेंज द रिप्रेजेंटेटिव इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो इलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच उसमें हम अपने एरिया का रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, है ना। उस रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्ट करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो चुनाव जीतता है वो लोकसभा, विधानसभा में एमएलए बन के, लोकसभा में एमपी बन के, जब जिसका जैसा इलेक्शन है उसके हिसाब से उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्शन में द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस, है ना। प्रेफरेंस टू वोटर्स इन मेनी थिंग्स। बहुत, जब सरकार बनाने के रिप्रेजेंटेटिव वोटर्स चुन रहे हैं, है ना, जो भी सिटीजन्स हैं जो कि आपके 18 साल या 18 साल से ऊपर की एज के हैं, वो वोटर लिस्ट में आते हैं, है ना। ये चूज कर रहे हैं कि इनके लिए लॉ कौन बनाएगा, ये चूज कर रहे हैं कि कौन लोग सरकार बनाएंगे, जो कंट्री के मेजर डिसीजंस, जो कि फॉरेन अफेयर्स, है ना, सारे लॉ, हमारे रिलेशंस, है ना, हमारे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, ये सारी चीज़ें, एंड बहुत से न्यूमरस डिपार्टमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट डे टू डे डिसीजंस लेती है चीज़ों पे, है ना। तो दे कैन चूज, दे मीन्स द पब्लिक, जो जनता है वो चूज करती है कि चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। जैसे कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये मल्टी पार्टी इलेक्शन जो है चुनाव लड़ती हैं, और उस पार्टी में जनता को जो लगता है कि सबसे सूटेबल पार्टी कौन सी है, उसी सूटेबल पार्टी कैंडिडेट कौन है ना, उसको जनता जो है पब्लिक इलेक्ट करती है और चुनाव जिताती है। अगर कंपटीशन नहीं होगा पार्टियों के बीच में तो इलेक्शन पॉइंटलेस हो जाएगा। जैसे कि हमने कल के दिन चाइना का एग्जाम्पल देखा था, वहां पे वन पार्टी सिस्टम है, रिप्रेजेंटेटिव बदल भी सकता है लेकिन वन पार्टी सिस्टम में पार्टी तो वही रहेगी। तो पार्टी अगर अपने ढंग से चलना चाहे, जो करना चाहे, ये फ्री टू डिसाइड है। तो फिर डेमोक्रेसी वीक मानी जाती है। डेमोक्रेसी इज नॉट स्ट्रॉन्ग ओवर देयर इन चाइना। वो डेमोक्रेसी एक नाम के लिए बोल दिया गया है। अगर कंपटीशन नहीं है और पता है कि यही जीतेंगे तो फिर इलेक्शंस का महत्व बहुत कम हो जाता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर अलग अलग जो एलिगेशंस लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, चीज़ें लगाते हैं कि मैं अच्छा हूँ, उसके अंदर ये कमी है, वो है ना। अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करते हैं, कभी कभी डर्टी ट्रिक्स भी यूज़ करते हैं, जो कि
गवर्नमेंट उसको डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करती है। और ये इलेक्शन जीतने की पूरी कोशिश करते हैं पब्लिक को विन करने के लिए, पब्लिक को विन करने के लिए कि जनता हमारे लिए वोट दे। और जो हमारा सिस्टम है इलेक्शन का, चाहे लोकसभा है, विधानसभा है, हर अगर जो पूरा टेन्योर की बात करें लोकसभा और विधानसभा का, तो वो 5 साल का है ना। 5 साल के लिए जो हमारे लोकसभा के एमपी लोग हैं, 5 साल के लिए जो हमारे विधानसभा के एमएलए गण हैं, वो चुने जाते हैं, है ना। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया या कोई ऐसी आपातकाल चीज़ आ गई तो असेंबली अगर डिसॉल्व होती है तो बात अलग है, लेकिन नेचुरल वे में 5 साल का टेन्योर रहता है ना। फिर 5 साल आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम टू एंड। अगर हम लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो जैसे ही 5 साल कंप्लीट हुए सरकार के तो ये डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्यूशन का क्या मतलब? फिर से इलेक्शन होगा, फिर से इलेक्शन होगा, फिर से हर एरिया के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, इनको वोट पड़ेगा, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसके होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जिस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे लोकसभा में, विधानसभा में 50% से ज़्यादा जिसके होंगे वो रूलिंग पार्टी कहलाएगी, वो पार्टी सरकार बनाएगी। और इलेक्शन जो हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हमारे कंट्री में, उसमें या तो एक ही दिन और नहीं तो कुछ दिनों के अंदर ही जो है इलेक्शंस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में आज इलेक्शन हुआ लोकसभा का जनरल इलेक्शन, एक स्टेट में 2 महीने बाद होगा, नहीं। उसमें हम भले जैसे कि क्या होता है एरिया के हिसाब से फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं और फेजेस के हिसाब से जो है होता है। अगर फेज के हिसाब से हमारा नेक्स्ट मंथ टर्न आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जो जनरल इलेक्शन है वो एक बार जब स्टार्ट होगा तो वो पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, सारे सीट्स पे इलेक्शन लेके, तभी वो इलेक्शन जो है डेफिनेटली ओवर होगा। इलेक्शन इज हेल्ड ओनली ऑन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही जगह चुनाव हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर किसी मान लीजिए रिप्रेजेंटेटिव की अगर डेथ हो गई या किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया किसी मेंबर ने, तो उस एरिया में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाय इलेक्शन होता है। ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंसी या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे किसी एमएलए की, किसी एमपी की डेथ हो गई है, किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो वहाँ से फिर से री इलेक्शन होते हैं। इन आवर कंट्री वी फॉलो एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, है ना। अब एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है? तब से मैं यही चीज बोल रहा हूं कि हर एरिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं, है ना, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमने जो चूज करी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कोई रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। हर पार्टी से कोई ना कोई रिप्रेजेंट करेगा। तो जो वोटर्स हैं जो उस एरिया में रहते हैं, वो एक हर आदमी अपना अपना वोट डालेगा। जो सबसे जिसको मैक्सिमम वोट मिलेंगे, जिस रिप्रेजेंटेटिव को मैक्सिमम वोट मिलेंगे, वो इलेक्शन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतेगा। लोकसभा में टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ऑल ओवर द कंट्री के, और रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम एमपी कहते हैं। और स्टेट इज डिवाइडेड इन स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। स्टेट की जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए बोलते हैं। फिर एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। क्यों रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है? इसलिए होती हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले थ्रू आउट सोसाइटी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन थ्रू आउट सोसाइटी। इसका क्या मतलब? वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन थ्रू आउट सोसाइटी, हर क्लास, कास्ट, रिलीजन का रिप्रेजेंटेशन हमारे उसके अंदर सरकार ने उसके लिए जो भी लगा कि जिसको
उतनी रिसोर्सेज ना हो, जिसके एजुकेशन उतनी ना हो, जिसके कॉन्टैक्ट जो कंटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए दूसरों के अपेक्षा रिसोर्स इन्फ्लुएंस कम हो, है ना, उनको भी हम चांस दें रिप्रेजेंट करने का हमारे लोकसभा में, हमारे विधानसभा में, ताकि इनका भी जो राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इनकी भी आवाज़ आपके पार्लियामेंट तक पहुंचे, है ना, देयर वॉइस इज कंप्लीटली ऑडिबल ओवर देयर, है ना, उनके भी तरफ से, चाहे हमारे एससीज हों, एसटीज हों, या लोकल इलेक्शन में अगर हम देखते हैं थर्ड टियर इलेक्शन में हमारे वुमेन्स को जो रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन इसलिए दिया जाता है कि हर तबके को एक रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिले हमारे लोकसभा और विधानसभा में। विद दैट, अगर इन्फ्लुएंशियल लोग इलेक्शन जीतने लग जाएंगे तो हमारे जो पार्लियामेंट है, असेंबली है, वो उसकी जो वॉइस है वो डिप्राइव्ड होगी सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन को लेके। क्यों? क्योंकि जो ताकतवर होंगे वो दूसरों को दबा देंगे। इसलिए हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी रखते हैं सबको साथ लेके चलने की, है ना, दैट मेक लेस रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम जो पावरफुल हैं उनको हावी होने देंगे तो जो हमारा डेमोक्रेसी है वो लेस रिप्रेजेंटेटिव होगा, लेस डेमोक्रेटिक होगा। द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द वीकर सेक्शन। इसी को चलते कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया की रिजर्व हैं, किनके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। शेड्यूल कास्ट जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, सिर्फ वही इलेक्शन वहां से कंटेस्ट कर सकता है। दैट मीन्स कि जो भी जीतेगा, किसी भी पार्टी का जो भी इलेक्शन वहां विन करेगा, वो जो कैंडिडेट होगा, जो वहां पे कैंडिडेट होगा, सारे कैंडिडेट जो इलेक्शन प्रोसेस में पार्ट लेंगे वो सब के सब या तो एससी होंगे या एसटी होंगे। डिपेंड करता है कि वो सीट किसके लिए रिजर्व है ना। लोकसभा में 84 सीट है एससी के लिए, 47 सीट्स हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए, है ना। ये 2009 का डेटा है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये प्रोपोर्शन कैसे डिसाइड करते हैं कि 84 सीट दें, 47 सीट दें? ये जो डिसीजन है ये इनका प्रोपोर्शन पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में जो प्रोपोर्शन है एससी का, एसटी का, ये डिसाइड करता है इनका रिप्रेजेंटेशन का, जो हम 84 और 47 सीट्स की बात कर रहे हैं, है ना। रिजर्व सीट्स फॉर एससी एंड एसटी डू नॉट टेक अवे द लेजिटिमेट शेयर। अदर सोशल ग्रुप की भी शेयर ना ले लें, इसलिए इनको इनके पॉपुलेशन के आधार पे बांटा गया है और पॉपुलेशन के आधार पे सीट्स को रिजर्व किया गया है, सीट्स को रिजर्व किया गया है। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शंस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, लोकल लेवल, जिसको हमने देखा कि वुमेन्स को रिजर्वेशन मिला है। 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट। कैसे डिसाइड करें कि वोट कौन देगा, लिस्ट कैसी बनेगी? Who all will vote, है ना। अब एक बार जब कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिवीजन हो जाता है, डिसाइड हो जाती है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि हु कैन और हु कैन नॉट, कौन कर सकता है एंड कौन नहीं कर सकता है, दोनों चीजें, है ना। कौन कौन एलिजिबल वोटर हैं उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। एक उस लिस्ट को इलेक्टोरल रोल कहते हैं, जिसको हम वोटर लिस्ट को जानते हैं। जो भी लोग 18 साल की उम्र या 18 साल की उम्र से ज़्यादा हैं वो इस लिस्ट का पार्ट बनते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव, है ना। ये जो इक्वालिटी है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। कोई भी हो, किसी समुदाय का हो, किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, किसी भी इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करता हो, सबको एक रिप्रेजेंटेटिव चुनने का हक है। इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टी
फोकस करती है पब्लिक अटेंशन के लिए बिग इश्यूज पे, बड़ी समस्याओं पे इलेक्शन पार्टी बोलती है कि मैं ये सॉल्व कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं फ्लड हटा दूंगा, और भी अलग अलग तरीके की चीज़ें जो है ना, नौकरियां दे दूंगा। इस टाइप की जो प्रॉमिसेस हैं और फोकस हैं वो पार्टीज के बड़े एजेंडे पे, बिग एजेंडा जो कंट्री का है उस पर चला जाता है ना। दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू द इशू, गेट देम वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस। वो चाहते हैं उन मुद्दों पे बात करके उसका सॉल्यूशन बता के कि अगर उनकी पार्टी आती है तो किस तरीके से उसको प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगे, है ना, किस तरीके से प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगे, उन चीज़ों को बता के वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि लोग उनको वोट डालें। ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम आचार संहिता कहते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नथिंग बट, जो आचार संहिता की हम बात करते हैं वो आचार संहिता को ही हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं इलेक्शन कैंपेन्स के लिए। द फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्शन, फाइनल स्टेज इलेक्शन की है जब वोटर जाता है और पोलिंग होती है, वो अपना वोट को कास्ट करता है ना, उसको हम पॉपुलरली इलेक्शन डे कहते हैं। और इलेक्शन फेयर हो रहा है कि नहीं, कौन करता है इलेक्शन, ये जानना हमारा बहुत जरूरी। हु कंडक्ट्स द इलेक्शन, इलेक्शन कराता कौन है, तो बहुत पावरफुल इलेक्शन कमीशन जो है हमारे देश में वो कराता है। ये इंडिपेंडेंट होता है और बहुत सारी पावर होती है इसके अंदर। इतनी पावर है कि जैसे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है वैसे इलेक्शन कमीशन भी हमारा इंडिपेंडेंट है। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। लेकिन एक बार जब इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो इसको प्रेसिडेंट भी के लिए भी ये आंसरेबल नहीं है। प्रेसिडेंट भी अगर इसको दबाव देना चाहेगा तो नहीं दे सकता है। इवन इफ द रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट इसको नहीं लाइक करती है कि कमीशन क्या कर रहा है, तो भी ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना। ये इतना पावरफुल है। अब अगर हम बात करें वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो प्रेसिडेंट जो है वो हमारे स्टेट का हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है ना, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इज प्रेसिडेंट, इसीलिए इसको हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सरसाइज करता है जो भी गवर्नमेंटल पावर हैं। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो कैबिनेट मीटिंग्स में होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उसके साथ मिलके वो लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, 2 हाउसेस जो कि लोकसभा राज्यसभा। तो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर, अरे प्रेसिडेंट, 2 हाउसेस जो लोकसभा है राज्यसभा है, ये सब मिलके पार्लियामेंट बनते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है इसके पास मेजॉरिटी सपोर्ट होना चाहिए लोकसभा के मेंबर्स का। अब अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, इन ऑल डेमोक्रेसी एक पार्लियामेंट एक ऐसी असेंबली है जहाँ पे जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपनी जो जो एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी को ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं है ना, वो डिस्कशन करते हैं, डिसाइड करते हैं न्यू लॉज के बारे में, है ना, उनकी फ्रेमिंग के बारे में। और इनको कौन चुनता है, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। जब पीपल इनको चुनते हैं तो ये पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। एट स्टेट लेवल इट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इट एक्सरसाइजेस पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मेनी वेज। देखें, पार्लियामेंट इज फाइनल अथॉरिटी, लॉ मेकिंग अथॉरिटी फाइनल है। ये जो पार्लियामेंट ने बोल दिया भैया वो लॉ प्रिवेल करेगा, अनलेस एंड अनटिल वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं से वायलेट कर रहा है। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज करती है कंट्रोल कि किस तरीके से सरकार चलेगी, कैसे रन करेगी,
है ना। ये पार्लियामेंट के पास पूरी पावर होती है। पार्लियामेंट कंट्रोल्स ऑल द मनी, जो भी हमारे सरकार के इनकम हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, ये सारे डिसीजंस किस तरीके से लिए जाते हैं, ये सब इस असेंबली में, पार्लियामेंट में लिए जाते हैं। पार्लियामेंट हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन, आप समझिए ना, जहाँ पे हमारी पब्लिक चूज करके रिप्रेजेंटेटिव को भेज रही है, वो कितना पावरफुल होगा। 130 करोड़ जनता का रिप्रेजेंटेशन है इन लोगों के पास। अभी हमने पीछे देखा था 543 सीट्स, है ना, 2019 के हिसाब से दिया हुआ था एनसीईआरटी में। ये 543 लोग रिप्रेजेंट करते हैं हमारे 130 करोड़ की जनता को। कितना पावर होगा, इमेजिन कर लीजिए। पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। मोस्ट लार्ज कंट्री कैन डिवाइड द रोल इन पावर ऑफ पार्लियामेंट इन 2 पार्ट्स, दे आर कॉल्ड चेंबर्स और हाउसेस। इसको डिवाइड करते हैं पार्लियामेंट को 2 पार्ट में, है ना। अब उसको देखते हैं। 1 हाउस, ये इसमें डायरेक्टली जो लोग द्वारा इलेक्टेड होते हैं, वो हाउस हमारे कंट्री में क्या कहलाता है, लोकसभा कहलाता है। ये रियल पावर इनके पास होता है, क्यों, क्योंकि इनको लोग चुनते हैं डायरेक्टली। एक होता है सेकंड हाउस, जो इलेक्टेड होते हैं लेकिन इनडायरेक्टली, है ना, इनडायरेक्टली, जो कि हमारा राज्यसभा होता है। राज्यसभा के लोगों को कैसे इलेक्ट करते हैं, इनके लिए एमएलए वोट करते हैं स्टेट से, और स्टेट के हिसाब से जितनी सीटें रहती हैं उसके हिसाब से राज्यसभा में एमएलए इलेक्ट करके एमएलए उस इलेक्शन का पार्ट लेते हैं, और जो रिप्रेजेंट करता है, जो राज्यसभा का चुनाव लड़ता है, उसमें से इलेक्ट करते हैं, और एमएलए जिसको चुनते हैं वो आदमी राज्यसभा का चुनाव जीत के राज्यसभा में इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। तो 2 हाउसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट जो राज्यसभा जिसके अभी हमने बात करी, हाउस ऑफ पीपल जो कि लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, ये पीपल इलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ स्टेट विधानसभा इलेक्ट कर रही है, हमारे एमएलए इलेक्ट कर रहे हैं, है ना, इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। ये पीपल इलेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, तो इसको डायरेक्ट बोल रहे हैं। Our constitution does not give Rajya Sabha some special power over the states, but on most matter लोक सभा एक्साइजेस सुप्रीम। भाई लोक सभा क्यों नहीं करेगी, डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट इलेक्ट हो रहे हैं यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्ट इलेक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। तो जब डायरेक्ट इलेक्ट हो रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो रहे हैं लोकसभा में, तो उनका ज़्यादा पावर है। एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड टू बी पास बोथ द हाउसेस, बट अगर कोई डिफरेंस है दोनों हाउसेस के डिसीजन, फाइनल डिसीजन में, तो फाइनल डिसीजन के लिए एक जॉइंट सेशन होगा, बोथ द हाउसेस उसमें साथ में बैठेंगी, और लार्जर नंबर ऑफ मेंबर हैं लोकसभा में, तो डेफिनेटली उस मीटिंग में जो कहीं ना कहीं जो डिसीजन है उन मीटिंग में वो लोकसभा एक अपर हैंड मिलेगा लोकसभा को। फिर एक डिफरेंट लेवल ऑफ एनी गवर्नमेंट वी फाइंड फंक्शनरीज हु टेक डे टू डे डिसीजंस बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, है ना। ऑल दोज फंक्शनिंग कलेक्टिव नोन एज एग्जीक्यूटिव, और दीज आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज ये चार्ज होता है एग्जीक्यूशन का। अब हम गवर्नमेंट में अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो जो हम डिपार्टमेंट वाइज मंत्री लोग को देखते हैं वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट यूजुअली मींस द एग्जीक्यूटिव। जब भी हम सरकार की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि सरकार ने ये किया, ये नहीं किया, तो हम इन डिपार्टमेंट्स के, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, इनके एमपीज को, इन मिनिस्टर्स की हम बात करते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री 2 कैटेगरीज मेकअप द एग्जीक्यूटिव, है ना। एक तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर जिसके अभी हम बात कर रहे थे, बिग डिसीजंस लेते हैं। सेकंड कैटेगरी है हमारे जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, इनका चुनाव नहीं होता, ये सिविल सर्विसेज के मेंबर, ये सिविल सर्विसेज के द्वारा जो चयन होता है वो लोग होते हैं, ये लोग अपॉइंटेड होते हैं, ये लोग अपॉइंटेड होते हैं। और ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं, है ना। जो पॉलिटिकल लीडर वाला एग्जीक्यूटिव होता है आर नॉट परमानेंट इन नेचर। ये जो अपॉइंटेड होते हैं ये बाय फार परमानेंट इन नेचर होते हैं, है ना। पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स।
अब हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। भाई डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर हमारा जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का हेड है ये, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। जो प्रेसिडेंट होता है, ये जो मेजॉरिटी जो पार्टी के जो लीडर होते हैं, चाहे कोलिशन पार्टी के जो लीडर होते हैं, ये जो लोकसभा में होते हैं वैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फिर अगर कोई सिंगल पार्टी या अलायंस के द्वारा मेजॉरिटी हासिल कर रहा है तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है, उस पर्सन को सिक्योर कर, जो मेजॉरिटी सपोर्ट सिक्योर कर रहा है उसको प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। आफ्टर द अपॉइंटमेंट, जब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो प्रेसिडेंट फिर अदर मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, ये अदर मिनिस्टर्स कौन है, ये वही हैं जो भी हम पीछे बात कर रहे थे एग्जीक्यूटिव की, है ना। तो ये ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट किया जाता है। अब हम प्रेसिडेंट की बात करें, वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है। प्रेसिडेंट अपना जो भारत का है वो जैसे ब्रिटेन में क्वीन है उस तरीके से फंक्शन करता है। ये एक सेरेमोनियल एंटिटी है, इस तरीके से बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं, लेकिन ये सारे फंक्शंस कहीं ना कहीं ये जो भी प्रेसिडेंट सुपरवाइज करता है ओवरऑल फंक्शनिंग को, जितने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है कंट्री के, क्योंकि वो एक हार्मनी में, एक वे में, एक ऑब्जेक्टिव जो स्टेट्स का है लेट डाउन जो है उसके आधार पे काम कर रहा है। और प्रेसिडेंट जो एक्सरसाइज करता है सारी पावर वो कहीं ना कहीं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो एडवाइस है, प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर एडवाइस। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोई प्रेसिडेंट कहता है, उसको लगता है अगर कोई एडवाइस नहीं अच्छी है, कोई डिसीजन नहीं अच्छा है, तो प्रेसिडेंट को रीथिंक करने के लिए बोल सकता है। लेकिन अगर फिर से वही एडवाइस इज गिवन अगेन, तो फिर जो प्रेसिडेंट है वो उसी के एडवाइस के अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। A bill passed by the parliament becomes a law only after president gives assent to it। जब प्रेसिडेंट साइन कर देगा, अपना असेंट दे देगा उस बिल को, तभी वो लॉ बनेगा। प्रेसिडेंट साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी, है ना। इफ प्रेसिडेंट वांट्स, वो डिले कर सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन फिर से बिल भेज सकता है पार्लियामेंट के लिए रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन अगर पार्लियामेंट फिर से उस बिल को पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को साइन करना है सेकेंड टाइम। अब जुडिशरी की अगर हम बात करें तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट पावरफुल जुडिशरी, है ना, डेमोक्रेसी के लिए बहुत एसेंशियल है। इसके जो कोर्ट्स होते हैं डिफरेंट लेवल में जो है इसके कोर्ट्स होते हैं। अब इंडियन जुडिशरी सिस्टम की अगर बात करें तो एक हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हमारा जो एपेक्स कोर्ट है ना, ये हमारे नेशन के, एंटायर नेशन के लिए है। हाई कोर्ट स्टेट्स के लिए है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है लोकल लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। फिर इंडिया के पास एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ बोल देता है हायर कोर्ट, तो दैट इज बाउंड ऑन, दैट इज देयर फॉर, वो डिसीजन जो है उसके लिए भी, हाई कोर्ट के लिए चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी मान्य होगा। डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट ऑफ द कंट्री। जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो होगा। इन इंडिया लाइक मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, जैसे दुनिया में है, कुछ राइट्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड हैं, है ना। कुछ राइट्स जो हमारे कुछ फंडामेंटल हैं, हमारे जीवन के लिए फंडामेंटल है, जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, उनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं। इनको ऑनर करना बहुत ज़रूरी है। इट टॉक्स अबाउट सिक्योरिंग ऑल इट्स सिटीजन्स, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस। आप देखिए, इक्वालिटी, समानता, है ना, लिबर्टी, हमको फ्रीडम मिल रही है, लिबर्टी मिल रही है कि हम जो चाहे पढ़ सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं, ये हमको फ्रीडम मिल रही है। हमको जस्टिस, अगर हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा है तो जुडिशरी है हमको जस्टिस दिलाने के लिए। फंडामेंटल राइट्स पुट दिस प्रॉमिस इनटू इफेक्ट, इन चीज़ों को इफेक्ट में लेके आता है। दे आर ऑन इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है इन फंडामेंटल राइट्स है। अब हम बात करें अगर राइट्स में, तो राइट टू इक्वालिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इंडिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब गवर्नमेंट किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने देगी, सीधे सीधे आप ये समझिए, है ना। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी है, ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, मार्जिनलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें कंप्लीटली गलत हैं, वो नहीं होंगी। ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड द कंट्री। इट मीन्स लॉ अप्लाइज इन द सेम मैनर टू ऑल, हर एक के लिए लॉ अप्लाई होता है, कोई भी पर्सन का स्टेटस हायर या लोअर नहीं है, हर एक के लिए लॉ है। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ द लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। रूल ऑफ द लॉ एक हमारा बेस क्रिएट करता है, हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है। नो पर्सन इज अबव द लॉ, है ना। जो अपर और लोअर की हम बात करें, वो इसी के लिए बात करें कि एवरीवन इन द अरीना इन आवर कंट्री, है ना, नो वन इज अबव लॉ, नो वन इज अबव लॉ। हर एक नागरिक, प्रधानमंत्री से लेके एक फार्मर तक, किसी भी रिमोट विलेज तक, उसी लॉ के द्वारा जो है वो गवर्न होता है। उसको उस लॉ को अबाइड करना है, उसको वायलेट नहीं करना है, चाहे कोई हो। अब हम राइट टू फ्रीडम की बात करें। फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन प्रैक्टिस ऑफ लाइफ। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन आवर अफेयर्स बाय अदर्स। कि जो भी हमारी चीजें हैं, फ्रीडम है, जो हमको फ्रीडम दी गई है, चाहे भी इंडिविजुअल हो या सरकार हो, है ना। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, बट वी वांट टू बी फ्री। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको कुछ राइट्स दिए गए हैं, हमारे सिटीजन्स को राइट दिए गए हैं फ्रीडम के। क्या फ्रीडम है? स्पीच की। हम अपने आप को स्पीच मतलब हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी परेशानी को हम बता सकते हैं, अपनी परेशानी को हम गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं, है ना। असेंबली इन पीसफुल मैनर, अगर मान लीजिए हम किसी बात में डिस्कस करना चाहते हैं, किसी बात में हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो पीसफुल तरीके से हम उस अपनी आवाज़ को, अपने डिसीजन को, अपने व्यू को हम रख सकते हैं लोगों के और सरकार के सामने। हम एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, हम यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, हम किसी संगठन को फॉर्म कर सकते हैं, हम पूरे भारत में अपनी कंट्री में फ्रीली मूव कर सकते हैं, है ना। हम कहीं चाहे अपना मकान बना सकते हैं, और कहीं भी हम चाहे, हम प्रोफेशन है अपना कैरी कर सकते हैं, कहीं चाहे अपनी दुकान खोल लें, कहीं चाहे व्यापार कर लें। ये जो फ्रीडम है, ये हमको एक राइट के तहत मिली है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट मेंशन्ड है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कैसे एक्सप्लॉयटेशन? एक्सप्लॉयटेशन हमारी अगर कोई लिबर्टी छीन ले, हमारी इक्वालिटी छीन ले, है ना, जो हमको ग्रांट की गई है, तो इसका मतलब है हमको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, हमको ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग मतलब खरीद फरोख्त करना ह्यूमन बीइंग्स का। सेकंड है जो फोर्स लेबर करना, कि नहीं भैया लेबर की 300 रुपये की दिहाड़ी बनती है, नहीं हम 300 नहीं, हम तुमको 100 रुपये देंगे और फोर्स लेबर कराएंगे। ये कंप्लीटली इलीगल है ना। और फिर जो चाइल्ड लेबर है उसको भी हम प्रोहिबिट करते हैं। जो हमारा राइट है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो प्रोटेक्ट करता है सारे बच्चों को कि कोई भी चाइल्ड लेबर किसी से ना करा। राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन। सेकुलर। अब सेकुलर का क्या मतलब? ये इसका जो आइडिया है कि स्टेट वो सिर्फ और सिर्फ जो लोगों से वो जो रिलेशन है, वो ह्यूमन बीइंग और गॉड का जो रिलेशन है, उससे स्टेट का कोई कंसर्न नहीं है। स्टेट किसी भी रिलीजन को स्टैब्लिश नहीं करती, कोई एक रिलीजन को ऐसा नहीं बोलती कि हमारे ऑफिशियल रिलीजन है। जो आदमी अपना उसका राइट है कि वो किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, जिसमें भी उसकी बिलीव है, उस फ्रीडम को, उस रिलीजन को वो कैरी कर सकता है अपने साथ।
कोई फोर्स करके उसके रिलीजन को नहीं छेड़ेगा, कोई फोर्स करके हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये एक उसका ऑफिशियल रिलीजन है और सबको यही फॉलो करना है। अब अगर हम बात करें कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, इसका मेन काम है जो भी हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास राइट है स्टैब्लिश करना, एडमिनिस्टर करना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करना अपने चॉइसेस का, जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को बता सकें और एजुकेशन को इनकरेजमेंट मिल सके कि माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी जो एजुकेशन का जो स्तर है, उनका जो एजुकेशन का जो स्टेटस है वो डे बाय डे इंप्रूव करता रहे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जब भी हमारा कोई भी राइट वायलेट होता है, कोई हमको लगता है कि हमारे राइट को कोई वायलेट कर रहा है, हमारे किसी फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हम डायरेक्टली जा सकते हैं, है ना। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमको गारंटी करता है कि हमारा जो भी राइट किसी भी तरीके से अगर उसको जो है दबाया जा रहा है तो वो ऐसा नहीं होगा। इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला है? बिकॉज जो भी राइट्स हैं उनसे हमको दिलाने की जो गारंटी है, जो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ इनइक्वालिटी या एनी टाइप ऑफ राइट्स में किसी भी तरीके का दबाव देना, इस चीज़ में हमको ये प्रोटेक्ट करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसी तरीके से हम एक देखेंगे कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, है ना। ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन है ना। ये कोई भी अगर केस आता है वॉयलेशन ह्यूमन राइट्स का, तो कमीशन रिप्रेजेंट करती है, फाइंड करती है, रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है कोर्ट में भी ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम कि किसी भी तरीके से बहुत सारी पावर है इसके पास कि जो फेयर है ना, एक फेयर जो जस्टिस है, फेयर जस्टिस है वो मिल सके। और किसी भी तरीके से अगर किसी भी कोई क्वेश्चन करना हो, सम्मन करना हो, गवर्नमेंट का ऑफिशियल को भी अगर उससे कुछ क्वेश्चन करना हो, कोई भी पेपर है प्रिजन में इंस्पेक्ट करना हो या ऑन स्पॉट को इंक्वायरी करनी हो, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज़ अ पावर कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से उस चीज़ को कर सके। इससे क्या है कि अगर किसी का भी कोई ह्यूमन राइट वायलेट होता है तो उसको ये कमीशन जो है प्रोटेक्ट करती है। इसी तरीके से हमारे क्लास 9th का एंड होता है और कोई भी डाउट है अपनी किसी भी चीज़ में क्लास 9th में या किसी भी एनसीईआरटी में, तो डेफिनेटली आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा, हमारे फेसबुक पेज द्वारा, हमारे टेलीग्राम पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत है रिविजन स्ट्रैटेजी, आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी, इंटरव्यू के लिए या कोई भी बेसिक से बेसिक चीज़ भी अगर कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके लिए डेफिनेटली हम आंसर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।